नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स की कुछ और नई चीजें, जैसे कि आप एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल के डेटा को सेम स्ट्रक्चर के दूसरे वेरिएबल पे कैसे डाल सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर्स आप कैसे क्रिएट करते हैं, इसको नेस्टेड स्ट्रक्चर कहा जाएगा। आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं वो देखेंगे। और एनोनिमस स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर विदाउट अ टैग, ये भी हम लोग देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा कि आपका स्ट्रक्चर की नीड क्या है रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से, कैसे आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसके वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, कितने अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो, प्रिंटफ स्कैनफ में कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें बेसिक्स हम लोग ने देखे थे। तो अगर वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो इस प्लेलिस्ट की यदि आपको देखनी है तो उन प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और प्राय बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के स्ट्रक्चर बेसिक्स पार्ट 2 प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स विद स्ट्रक्चर्स। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, इज इक्वल टू से आप स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं ये बोला है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, स्ट्रक्चर वेरिएबल सेम टाइप का कॉपी किया जा सकता है असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज किए। माने बेसिकली इज इक्वल टू करके आप सेम टाइप के स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में डेटा को पास कर सकते हो। एग्जाम्पल आइडिया क्या दिया है यहाँ पे, समझो एक स्ट्रक्चर है बुक नाम की, अब उसके दो वेरिएबल बनाए गए बुक 1 बुक 2, दोनों सेम स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं। तत्पश्चात यदि आपने ऐसा लिखा बुक 2 इज इक्वल टू बुक 1, तो बुक 1 का जो डेटा होगा, बुक 1 के वेरिएबल्स का, बुक के अंदर जो वेरिएबल्स है स्ट्रक्चर के, उसका जो डेटा होगा वो इसमें कॉपी हो जाएगा। इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखना पूर्णतः वैलिड है और इससे बुक 1 के डेटा बुक 2 में कॉपी हो जाएंगे। कॉपीज ऑल डेटा मेंबर वाइज, हर एक मेंबर का डेटा। अब कथन अनुसार तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल भी देखना है अपने को, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल है। अब मैं लिखने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज पूरे सीरीज में हम लोग एक एक प्रोग्राम के छोटी छोटी चीजें लिखते आए हैं। अभी आप लोग एक स्टेज पे आ गए होगे, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख रहे हो, कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हर चीज की। सो नाउ वी डू नॉट नीड टू राइट एवरीथिंग एंड रिपीट एवरीथिंग, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है अवश्य ही। तो यहाँ पे देखो कि किस तरीके से चीजें की गई है, लिखी गई है, आप देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बुक बनाया है उत्तम, जैसे लास्ट में हम लोग ने स्टूडेंट बनाया था, इसमें बुक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, नेम एक कैरेक्टर आ रहे हैं, गुड। इसके बाद एडिशन है 1 2 3 इंटीजर वैल्यू, फिर इसके बाद प्राइस है जो कि पॉइंट्स पे जा सकता है, इस कारण से फ्लोट। ये बेसिक अपना बुक का एक स्ट्रक्चर है। ठीक, अब स्ट्रक्चर बुक का एक वेरिएबल बनाया बुक्स 1, इसमें बेसिकली ये एक रियल वर्ल्ड बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस बुक का क्या नाम होगा, कितना एडिशन होगा और कितना उसका प्राइस होगा, ये हम लोग का कुल मिला के काम हो रहा है इधर स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू। ये लेकिन बुक 1 के लिए किया गया। ऐसा ही सिमिलरली दूसरा वेरिएबल बनाया गया स्ट्रक्चर का बुक 2 नाम का, इसमें कोई डेटा को बाय डिफॉल्ट नहीं डाला गया है। तो नेक्स्ट चीज क्या की है यहाँ पे, जो हम लोग ने देखा, असाइन वन स्ट्रक्चर टू अनदर, यानी बुक 1 का जो डेटा था वो बुक 2 में पास हो गया। राइट टू लेफ्ट काम करता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वैसे ही हो रहा है। बुक 1 का जो डेटा है यहाँ पे वो बुक 2 पे चला जा रहा है। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बुक 1 के डेटा को प्रिंट किया जा रहा है, बुक 2 के डेटा को प्रिंट किया जा रहा है, दोनों में सेम डेटा होना चाहिए, राइट। लेट अस रन दिस प्रोग्राम। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक 1 का जो डिटेल है वो ही सेम बुक 2 का डिटेल है। सो दिस वाज अबाउट असाइनमेंट स्टेटमेंट विद स्ट्रक्चर्स लाइक सो। अब नेक्स्ट जो चीज हम लोग देख रहे हैं दूसरी, वो ये है कि स्ट्रक्चर्स विद इन स्ट्रक्चर्स, इसको नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर को आपने एज अ वेरिएबल, एज अ मेंबर वेरिएबल आपने लिख दिया है, वहां पे डिक्लेयर किया है। ये उपयोगी होता है जब आप एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में कोई दूसरी एंटिटी को लेना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत एक सरल सा एग्जांपल दिया है कि समझो एक बुक इश्यू रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। बुक इश्यू रिकॉर्ड मतलब कौन कौन बुक को बोरो कर रहा है उसका रिकॉर्ड्स बनाया जा रहा है। अब उसमें दो मुख्यतः डिटेल होगा, एक जो होगा वो जो व्यक्ति जो बोरो कर रहा है कितने पैसे में कर रहा है, दूसरा होगा वो बुक जो वो बोरो कर रहा है। इसका मतलब आप यहाँ से नहीं समझ पाओगे, इसके लिए डायरेक्टली एग्जाम्पल को मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे फॉर अ सेकेंड इस चीज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, अभी मैं आपको इसको समझा सकता हूँ अच्छे से। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये इशू स्ट्रक्चर है, माने बुक बोरो करना, इशू करना, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल्स क्या क्या दिए गए हैं, जो बोरोवर है उसका नाम होगा, कब वो ले रहा है उसका डेट होगा, नाम होगा, किसका नाम अब ये, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा बार बार बुक का नेम, फिर ये किसका, बुक का ऑथर, फिर ये किसका, ये एडिशन किसका, बुक का, और प्राइस किसका, बुक का।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टिंक्शन, यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात हो रही है, एक बोरोवर के बारे में, एक बुक के बारे में। ऐसे ये लॉजिकल सेंस बनाता है कि अगर बुक के बारे में बात हो रही है तो वो एक अलग स्ट्रक्चर बन सकता है, और एक स्ट्रक्चर को हम लोग जितना अच्छे से ब्रेक कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि उससे कोड आपका मॉड्यूलर होता है, माने अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। तो कभी किधर प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पता चलेगा कि अरे बुक मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, इश्यू में प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉड्यूलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बनाने की ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने को। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से काट लेंगे, इतना पार्ट जो है ना बुक के बारे में उसको काट लेंगे, और क्या करेंगे, और यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, जो भी चीज आप यूज करना चाहते हो वो उसके ऊपर डिक्लेयर होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर बुक। अब इसको मैं ओपन कर दूंगा, सेमीकोलन लगा दूंगा, और वो सारे जो वेरिएबल थे मैं इसके अंदर डाल दूंगा। अब बुक एक अलग एंटिटी बन गई, तो आपका कोड भी अभी ना बहुत अच्छा दिख रहा होगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा होगा कि यहाँ पे इशू अलग है, बुक अलग है, लेकिन इशू में बुक का भी तो नाम चाहिए अपने को, बुक का भी डिटेल्स चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इस इशू को बुक से लिंक कर देंगे। कैसे? यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाएंगे रादर, स्ट्रक्चर होगी बुक की, और यहाँ पे उसका नाम रख देंगे हम लोग बुक्स, इस नाम से। ओके, तो अब एक स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, इसी को बोलते हैं हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब इसको यहाँ पे कैसे यूज किया जाएगा उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एज इशू स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया issue1, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज क्या जा रही है, देखो सबसे पहली चीज जा रही है बोरोवर, यानी कौन बोरोवर है, बोरोवर का नाम, बोरोवर का नाम है अर्पित, मैं बोरो कर रहा हूँ बुक। ओके, नेक्स्ट आया डेट, डेट हम लोग ने स्ट्रिंग में लिखा है, ठीक है, कैरेक्टर एरे में, तो कैरेक्टर एरे हम लोग पास करेंगे, तो ये कैरेक्टर एरे इधर जा रहा है इस डेट में, ऑलराइट, यानी डेट जा रहा है बेसिकली। नेक्स्ट जो चीज है वो है बुक्स। अब बुक्स क्या है, खुद एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे इस बुक्स वेरिएबल को हम लोग वैसे ही डालेंगे जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में वैल्यू डालते हैं, कुछ इस तरीके से, इजी, नथिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर और उत्तम श्रेणी का हो रहा है। तत्पश्चात हम लोग क्या करेंगे, इस इश्यू को प्रिंट करेंगे। अब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर की वैल्यूज को कैसे प्रिंट करेंगे, इश्यू डॉट बोरोवर लिखोगे तो उससे आपको अर्पित मिल जाएगा, इश्यू डॉट डेट लिखोगे तो उससे आपको डेट मिल जाएगा, लेकिन ये बुक्स के डेटा को कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज को जिस तरीके से करेंगे, अब इस इश्यू को देखो, इस इश्यू में सबसे पहले क्या आ रहा है, बोरोवर, तो बोरोवर का नाम हम लोग ने यहाँ पे डाला है, इसको पहले प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, वो प्रिंटफ लिखा मैंने, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बोरोवर %s स्ट्रिंग के लिए /n। यहाँ पे बेसिक है, इस issue1 वेरिएबल का मेरे को कौन सा पार्ट एक्सेस करना है, बोरोवर नाम का पार्ट है ना, उस पे उसका नाम है, तो ये इजीली होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डेट, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लिखेंगे डेट, और यहाँ पे हम लोग को issue1 के अंदर का कौन सा पार्ट चाहिए, डेट वाला पार्ट चाहिए, डॉट डेट लिख दिया। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है इस बुक्स के वेरिएबल को एक्सेस करना है, बुक्स के मेंबर्स को एक्सेस करना है, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग ने इस तरीके से वैल्यू डाली है, वो चीज कैसे की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, अब यहाँ पर थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि हम लोग को बुक भी दिखे और यहाँ पे हम लोग टाइप भी कर पाए। अगर फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा जूम इन कर दीजिए, पिंच आउट करोगे तो जूम हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या, देखो बुक्स का सर्वप्रथम पार्ट क्या है, बुक नेम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बुक नेम। देखते जाइए कैसे होता है ये, बुक नेम स्ट्रिंग में होगा क्योंकि कैरेक्टर एरे है, ठीक है। अब यहाँ पे issue1 का हम लोग को कौन सा पार्ट चाहिए, issue1 का हम लोग को ये बुक्स वाला पार्ट चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट, यहाँ पे क्या आता है, बुक्स। अब बुक्स के अंदर का हम लोग को बुक नेम चाहिए, राइट, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक और डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे आप, और यहाँ पे लिखेंगे बुक नेम, इस तरीके से। अति सरल, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप सिर्फ पैटर्न को देखिए। अगर मेरी बात आपको नहीं भी सुननी, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सिर्फ पैटर्न को देखिए कि एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है तो वैल्यू किस तरीके से डाली जा रही है, इस वैल्यू को एक्सेस किस तरीके से किया जा रहा है, दैट इज इट। यू मस्ट नो हाउ टू यूज इट, डिटेल्स वुड कम टू यू इनएविटेबली। तो सिमिलरली हम लोग कौन सा डेटा लेंगे भी, नेक्स्ट ऑथर, यानी बुक के बारे में भी बात चल रही तो ऑब्वियसली ऑथर बुक का ही होगा, बोरोवर थोड़ी ना ऑथर होगा। तो यहाँ पे इश्यू डॉट बुक्स का हम लोग को चाहिए बुक ऑथर। एक चीज देखिए आपने, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ना बुक मेंशन करने की नीड नहीं है बार बार, ये तो हम लोग ने इसके लिए किया था। अब एक्चुअल में हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नेम हटा दो इसको और सिर्फ ये वाला पार्ट रखो, क्योंकि वो एनीवेज बुक के अंदर है। जब बुक के अंदर है तो बुक का ही नाम होगा, बुक का ही ऑथर का नाम होगा, बुक का एडिशन होगा, बुक का ही प्राइस होगा, एंड सो वी डू नॉट इवन नीड टू राइट दिस बुक हियर। अब रीडिंग करोगे आप इस कोड की तो आपको बहुत अच्छे से सेंस बनेगा कि इश्यू में का बुक का नाम, इश्यू में का बुक का नाम कुछ इस तरीके से हो रहा है। इफ यू वांट आप इसको बुक लिख सकते हो, बुक नो इश्यूज, ठीक है। तो issue1 में का जो बुक है उसका नाम, issue1 में का जो बुक है उसका ऑथर क्या है, इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंप्लिसिटी समझ रही है कितनी है, वो हम लोग को ना एक बहुत इजीनेस मिल रहा है यहाँ पे चीजों को समझने का। अब आप चाहो तो बुक को अलग से एक वेरिएबल बना सकते हो, दिस इज ऑल्सो वन अदर एडवांटेज। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देन कम्स एडिशन।
ऐसे एडिशन और ADD वाला एडिशन भी सेम साउंड करता है, अजीब है यार इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके से लिख दिया बुक्स डॉट एडिशन। लास्ट बट इन द लिस्ट प्राइस। अब बोरोवर का प्राइस नहीं होगा, बुक का प्राइस होगा ऑब्वियसली। तो अब ये जो चीज है ये है हम लोग का फ्लोट में, और इवन एडिशन हम लोग का है इंटीजर में। तो इस तरीके से लिख देंगे हम लोग। तो फ्लोट में है तो परसेंटेज ऑफ लिख दिया। अब यहाँ पे बुक का हम लोगों को क्या चाहिए, डॉट प्राइस, यहाँ पे बुक का एडिशन। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कैसे आप डिफाइन करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे डालते हैं, और फिर इसमें आप उस वैल्यूज को यूज कैसे करते हैं। ओके, अब लेट्स से एक और चीज करनी है हम लोग को कि हम लोग को इसका जो ये प्राइस है, इस प्राइस को घटाना है। ठीक है, ये प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, इसमें 100 रुपए का डिस्काउंट है मेरे को स्पेशली, तो यहाँ मेरे को ये वाला वैल्यू को चेंज करना है, लेकिन ये स्ट्रक्चर के अंदर का पार्ट है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, ये इश्यू वन अपना वेरिएबल का नाम है, ये लिख दिया। डॉट ऑपरेटर से हम लोग किसको एक्सेस करेंगे, बुक को, क्योंकि बुक के बारे में बात है, और बुक का हम लोग क्या चेंज करेंगे, प्राइस। सरल, अति सरल। तो इस तरीके से आप डॉट ऑपरेटर को यूज करके वैल्यूज को एडिट कर सकते हैं और वैल्यूज को इवन ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसको प्रिंटफ स्कैनफ में भी आप डाल सकते हैं, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि यूज करना सीख लिया, अभी प्रिंटफ स्कैनफ आप कर सकते हैं, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगर यहाँ तक आप आए हैं तो। 450.0। अब देखते हैं ये परिवर्तन स्वीकार्य हुआ का हम लोग के कोड में। देखोगे स्वीकार्य तो हो गया है और आपका प्राइस घट भी गया है, कांग्रेचुलेशंस। यहाँ पे 0.2 कर देते हैं ताकि 2 डेसिमल तक आए, लाइक सो। So this was structure inside a structure। अब हम लोग इसको रीड करेंगे, आपको कंप्लीट सेंस बनेगा क्या बात हो रही है। स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर्स, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, इसको मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को अपने अंदर धारण कर सकता है। ठीक है, ऐसा करना अत्यधिक लाभकारी ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया, बट अत्यधिक उपयोगी हो सकता है यदि आप एक कंप्लीटली न्यू एंटिटी को एक अलग एग्जिस्टेंस देना चाहते हैं, एक अलग अस्तित्व देना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में जो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे, उसको यहाँ पे बताया है कि उदाहरण के रूप में एक बुक इश्यू रिकॉर्ड हम लोग को बनाना है, जिसमें हम लोग को बोरोवर की डिटेल को लिखना है और कंप्लीट बुक की डिटेल को लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बुक का एक अलग स्ट्रक्चर बना देंगे, इश्यू का एक अलग स्ट्रक्चर बना देंगे। इश्यू के अंदर बोरोवर का डिटेल होगा और बुक भी होगा, लेकिन बुक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, जो तो दूसरा अलग साइड से होगा, जिस तरीके से ये अलग से होगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, इश्यू डॉट बोरोवर, कुछ इस तरीके से इश्यू डॉट बोरोवर, एक नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो सिर्फ स्ट्रक्चर का पार्ट है डायरेक्टली। और अगर स्ट्रक्चर के अंदर का पार्ट आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे इश्यू के अंदर जो बुक्स नाम का स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, उसके ऑथर को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, इश्यू बुक नेम, कुछ इस प्रकार। भी ऑथर था, एनीवेज नेवर माइंड। एक स्ट्रक्चर खुद को खुद के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकता, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने ये इश्यू स्ट्रक्चर को बनाया है तो आप इस प्रकार से एक इश्यू स्ट्रक्चर को उसके अंदर नहीं लिख देंगे। ऑब्वियसली आप इस तरीके से कोई चीज नहीं करेंगे, एक स्ट्रक्चर को उसी के अंदर नेस्टेड नहीं करेंगे आप, ऑब्वियसली। तो वही बात बोला है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे बोला जा रहा है। रूल को आएगा सिद्धांत ही बोलता है। रूल को सिद्धांत तो क्या प्रिंसिपल होता है, नियम बोल सकते हो रूल को रफली। या अति महत्वपूर्ण एक नियम बताया गया है कि जो भीतरी स्ट्रक्चर होता है, इनर स्ट्रक्चर होता है, वो पहले डिफाइन डिक्लेयर होना चाहिए, उसके पश्चात यूज होना चाहिए। जो मैंने बात की, बुक आपका पहले से एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप बुक यहाँ पे यूज कर पाओगे, इश्यू आपका पहले से एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप यहाँ पे मेन में यूज कर पाओगे। तो जो चीज आप यूज कर रहे हो वो पीछे पहले ही एग्जिस्ट हो जानी चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तथा कथयंती। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो चीज है हम लोग का पासिंग स्ट्रक्चर एज फंक्शन। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास करें। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जैसे आप नॉर्मली एक वेरिएबल को पास करते हैं एक फंक्शन में, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, वैसे आप स्ट्रक्चर को भी पास कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल को। ठीक है, इससे बहुत सारा डेटा एक साथ सेट हो सकता है सेपरेटेड फॉर्म में। जस्ट ऐसे जो टाइप है वो मैटर करता है। जिस टाइप का स्ट्रक्चर आप भेज रहे हो वही टाइप का स्ट्रक्चर रिसीव होना चाहिए, यानी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में कोई अंतर ना हो। क्या चीज बोला जा रहा है बताएंगे। एक फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है डॉट ऑपरेटर के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कोई कैलकुलेशन प्रोसेसिंग होगी वो इजीली डॉट के थ्रू हो जाएगी, कोई टेंशन की नहीं बात नहीं है। इस मेथड के कारण रीडेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग काफी सरल आसान हो जाती है डेटा की। तो इसको देखते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अति सरल। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट स्ट्रक्चर है अति सरल। ठीक है, इसमें एक रोल नंबर, एक मार्क्स है, खत्म। समाप्तम। इसमें एक फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले नाम का, जो एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का वैल्यू को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं, कुछ नहीं कर रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है स्टूडेंट के डेटा को। सिंपल एज दैट।
स्ट्रक्चर स्टूडेंट S1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग S1 से डेटा को ले रहे हैं, यूजर से लेने के बाद हम लोग डिस्प्ले फंक्शन में इस S1 स्ट्रक्चर को पास कर रहे हैं और जो यूजर डेटा डालेगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। अब इससे क्या सहायता होती है बोलिए, इस एक ही सहायता होती है कि आप इस तरीके से ये कोड को यहाँ पे न लिखते हुए आप क्या करते हैं, इसको एक फंक्शन में डाल सकते हैं। समझो आपको बहुत बार प्रिंट करना पड़ता था, इसको मल्टीपल बार आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ता है, ऐसे ऐसे मजा नहीं आता नहीं, बात नहीं है, वो सही से मॉड्यूलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होता। बट आपने क्या किया, इसको बहुत अच्छे से इस तरीके से इधर डाल दिया, ये आर्ग्यूमेंट में स्ट्रक्चर के वैल्यूज को रिसीव करके उसको प्रिंट कर देगा। सो वी जस्ट नीड टू कॉल अ फंक्शन टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ अ स्टूडेंट। ये बहुत अच्छा मॉड्यूलैरिटी को परफॉर्म करता है। S1 जो भी डेटा होगा, इसका डेटा पास होगा, ठीक है। S1 स्ट्रक्चर खुद पास नहीं हो रहा है, रिमेंबर बता, S1 का जो डेटा है यहाँ पे S में कॉपी हो रहा है और वही प्रिंट हो रहा है। अति सरल, इसको रन करके देखते हैं। रोल नंबर 12, मार्क्स भैया 70, ना 70 नहीं, मजा 8 बहुत स्वीट नंबर है, लाइक दैट। 86 भी बहुत स्वीट लग रहा है, इसको भी क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 12 है उसको 86 मार्क्स आए हैं, परसेंटेज होगा तो आ रहा है, बट वी हैव यूज्ड फंक्शन। सो ये बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, दिस पार्ट। नेक्स्ट अप इज स्ट्रक्चर विदाउट अ टैग। इसको आप कहते हैं एनोनिमस स्ट्रक्चर। एनोनिमस मतलब ये बस है, कहां से आया कैसे आया नहीं, बस है। नहीं मेरे बातों में मत जाओ, इसको रीड करो और प्रोग्राम को समझो, क्या आता है आपको समझेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनोनिमस स्ट्रक्चर विदाउट अ टैग। विदाउट अ टैग का मतलब क्या है, पढ़ते हैं। सी हम लोग को अलाउ करता है एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने को बिना उस स्ट्रक्चर को नाम दिए, बिना स्ट्रक्चर का नाम, इसके लिए एनोनिमस बात हो रही है, ठीक है। ये होगा कैसे देखेंगे, बहुत मजेदार है। ये अत्यधिक उपयोगी है जब आप स्ट्रक्चर को सिर्फ एक बार यूज करना चाहते हैं, एक बार यूज करना चाहते हैं और वेरिएबल को डायरेक्टली डिक्लेयर करना चाहते हैं एट दैट वेरी मोमेंट। ऐसी परिस्थिति में आपके स्ट्रक्चर के नेम की बाद में नीड नहीं होती, सिर्फ वेरिएबल नेम डायरेक्टली यूज किया जाता है। क्या बात हो रही है, कर्टन्स को खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बात हो रही है, ठीक है। इंट मेन है, अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर हम लोग ने डिफाइन किया है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज की ध्यान दी, एक चीज पे ध्यान दिया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर का कोई नाम ही नहीं है। दिस इज एनोनिमस स्ट्रक्चर। यहाँ पे उसका नाम नहीं तो उसको हम लोग वेरिएबल कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। आपने क्या किया, स्ट्रक्चर लिखा, उसको नाम नहीं दिया, उसके अंदर क्या होगा वो आपने बता दिया। एक एम्प्लॉय के बारे में है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है हम लोग को। सैलरी क्योंकि एम्प्लॉय की होती है, स्टूडेंट की नहीं, स्टूडेंट की फीस होती है। अगर फीस होता तो हम लोग मानते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट है, लेकिन सैलरी है, मैंने एम्प्लॉय है। और यहाँ पे EMP का मतलब एम्प्लॉय होगा और कुछ नहीं हो सकता, एम्पेरिकल एविडेंस तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम लोग का एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गया। अब ये जो चीज हम लोग ने क्रिएट की, अब ये जो एम्प्लॉय है, EMP है, ये वेरिएबल है। ऐसा द्वितीय कोई वेरिएबल आप नहीं बना सकते क्योंकि आपने स्ट्रक्चर का नाम नहीं दिया। तो ऐसे समय पे जब आपको एक स्ट्रक्चर के कुछ ऐसी कंसेप्ट चाहिए जिसमें आपको स्ट्रक्चर एक्चुअल में नहीं क्रिएट करना, तो आप इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे EMP को आप एज अ स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ स्ट्रक्चर, बट आप एम्प्लॉय जैसा, EMP जैसा और कोई द्वितीय वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि उसका नाम नहीं है। और क्योंकि उसका नाम नहीं है वो एनोनिमस है। ओनली वन टाइम यूज ऑफ वेरिएबल ओनली, ऐसा है। और इसको मेन के अंदर ही डायरेक्टली चाप दिया, लिख दिया। ये भी इसका एक पॉइंट है ना। ओके, यहाँ पे प्रिंटएफ से स्कैनएफ से जो भी है डिटेल्स लिया है एम्प्लॉय का, उसको उसी भाग में प्रिंट किया जा रहा है। ऑलराइट, तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग डालेंगे एम्प्लॉय ID। मेरे को 12 नंबर बहुत सुंदर लग रहा है, इसी को डालेंगे। और सुंदर सा एक नाम डालना है तो अपना नाम क्यों ना डाले, है ना, सुंदर नाम। और फिर इसके पश्चात बोल रहा है यहाँ पे सैलरी, अपने को खुद की सैलरी डालने को मिल रही है। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। अब इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के, कैलकुलेशन को सुदृढ़ रख के 1 करोड़ रखना चाहिए मेरे को अपना सैलरी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 1 2 4 1 2 3 इतना होगा सैलरी, ठीक है। एंटर, और यहाँ पे हम लोग का ID, नेम, सैलरी तीनों चीज आ गई, ठीक है। ओके, और समाप्त हुआ ये वाला पॉइंट भी, और इसके साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। एंड मैं श्योर हूं आप तीव्र बुद्धि हैं, आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहां तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।